नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुंदरम एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग शिक्षा से संबंधित इशू पर चर्चा कर रहे थे। एमपीपीएससी के सेकंड पेपर के जो टॉपिक हैं 2019 और 2020 दोनों के, इसमें अगली कड़ी जो है चिकित्सीय शिक्षा है, जो 2019 के सिलेबस में नहीं है, जो केवल 2020 के सिलेबस में। प्रश्न पूछ ले उठा के अलग बात है, लेकिन सिलेबस में 2020 वाले में दिया है। तो आप देखेंगे एमपीपीएससी सेकंड पेपर का पार्ट भी जो है उसमें चिकित्सीय शिक्षा नाम का एक टॉपिक है, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, क्या है ये पढ़ेंगे, फिर क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत में इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपको बताऊंगा, फिर इसके महत्व की बात करेंगे, फिर उसकी समस्याओं पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला टॉपिक होगा, इसकी समस्याएं, और भारत में जो चिकित्सा पद्धति की जो गुणवत्ता है, चिकित्सा शिक्षा की पद्धति की बात नहीं है, चिकित्सा शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उसको सुधारने के जो उपाय हो सकते हैं उस पर डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, तो जैसा कि हम लोगों ने शिक्षा का मतलब सीखा था कि शिक्षा का संबंध सीखने से है, तो इस वाली शिक्षा का संबंध जो है चिकित्सा सीखने से है। चिकित्सा सीखने से, चिकित्सा क्या है? चिकित्सा मतलब किसी की दवाई करना या क्लिनिकल हेल्प करना। तो जब कभी कोई व्यक्ति क्लिनिकल हेल्प के लिए या चिकित्सीय सहायता के लिए या चिकित्सीय कार्यों के लिए जो कुछ सीखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चिकित्सीय शिक्षा कहते हैं। तो चिकित्सीय शिक्षा का मतलब हुआ क्या? चिकित्सा कार्यों के लिए शिक्षा, या ऐसी शिक्षा जिसका संबंध किससे हो? चिकित्सीय कार्यों से हो। ठीक है, चिकित्सीय कार्य क्या है? चिकित्सीय कार्य दो प्रकार के हैं। एक तो उपचारात्मक मतलब कोई बीमार हो गया उसका उपचार करना है। दूसरा क्या? दूसरा जो है तो बीमार हो ही ना, इसके लिए उसको क्या टिप्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति उपचारात्मक शिक्षा मतलब उपचार के लिए, या कोई व्यक्ति बीमार हो ही ना उसके लिए यदि कोई बात सीखता है, कोई तरीका सीखता है, स्किल सीखता है, शिक्षा लेता है, तो उस प्रकार की शिक्षा को हम लोग कहते हैं चिकित्सीय शिक्षा। ठीक है, इसके क्षेत्र जैसे ही बताऊंगा आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें कौन कौन सी शिक्षा आती है। चिकित्सीय शिक्षा को दो क्षेत्रों में बांट के हम लोग पढ़ रहे हैं। एक आरंभिक चिकित्सा क्षेत्र है, चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र है, दूसरा अतिरिक्त। आरंभिक का मतलब ये होता है कि बेसिक जो चाहिए चिकित्सा करने के लिए या उपचार करने के लिए, वो अभी जो प्रचलित है वो MBBS सामान्य मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है ना, और दूसरा एक BDS मतलब डेंटल वाला सर्विसेज जो है, इसी प्रकार से आंखों वाला, अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की बैचलर डिग्री जो है वो, और नर्सिंग जैसे जो शिक्षा है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके कुछ डिप्लोमा कोर्स हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, जैसे B फार्मा, D फार्मा, तो वो चिकित्सा शिक्षा में नहीं आते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो व्यावसायिक शिक्षा में आते हैं। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल एजुकेशन के अंतर्गत है, लेकिन ये जो है वो किसमें है? ये चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत है। दूसरी चीज़ अतिरिक्त शिक्षा क्या होती है? जब PG UG कर, ये UG कोर्स कहलाते हैं चिकित्सा में। ठीक है, इनके बाद जब कोई PG करता है तो उसको अतिरिक्त कहते हैं स्पेशलाइजेशन लेने के लिए, विशेषज्ञ जो होते हैं। जैसे MBBS करने के बाद कोई MD करता है तो MD वो किसी खास सब्जेक्ट में होगा, जैसे MD इन कार्डियोलॉजी, हृदय विशेषज्ञ। ठीक है, MD इन न्यूरोलॉजी, तो वो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क विशेषज्ञ। इस प्रकार से इसके ये क्षेत्र है। क्लियर? अगला, भारत में इसका संक्षिप्त इतिहास हम लोग यदि देखें तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ दो विश्वविद्यालय थे, नालंदा और तक्षशिला, जहाँ शिक्षा के कोर्स चलाए जाते थे। ठीक है, तो नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालय थे भारत में, तक्षशिला, ठीक है, जहाँ भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो थी आयुर्वेद, उसकी शिक्षा दी जाती थी। आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, इनकी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। ठीक है, चीरफाड़ की शिक्षा भी दी जाती थी, मतलब शल्य क्रिया की भी शिक्षा इसी के अंतर्गत दी जाती थी। तो ये दो विश्वविद्यालय आप याद रखेंगे। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में अंग्रेजों के ज़माने में 1822 में सबसे पहले आयुर्विज्ञान स्कूल भारत में खोला गया। ठीक है, ब्रिटेन के नियंत्रण में, ब्रिटेन काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसिल के नियंत्रण में 1822 में पहला आयुर्विज्ञान स्कूल खोला गया। ठीक है ना, ये आयुर्विज्ञान का मतलब यहाँ पे आयुर्वेदिक विज्ञान से नहीं है। ठीक है, आयुर्विज्ञान का मतलब यहाँ पे मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस स्कूल खुला। फिर 1835 में दो मेडिकल कॉलेज खोले गए, सॉरी ये मेडिकल स्कूल थे, अभी मेडिकल स्कूल खोले गए मद्रास और कलकत्ता में। ठीक है, 1835 में। फिर इसके बाद 1914 में इंडियन सिस्टम के स्कूल खुले, मतलब चिकित्सा की भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए स्कूल खोले गए, जिसमें सिद्धा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। और इसी समय 1914 से 1920 के मध्य ही BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MBBS का कोर्स शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद 1935 में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट पहला 1933 में लाया गया, और 1934 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल मतलब इंडियन मेडिकल काउंसिल की स्थापना भी हुई। ठीक है ना, मतलब एक समिति जो कि पूरे मेडिकल एजुकेशन के लिए कार्य कर रही थी, उसकी स्थापना भारत में हो गई। लेकिन ये डेट आप देखेंगे तो आज़ादी के पहले की डेट है, ईयर है, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी भी ये ब्रिटेन के नियंत्रण में काम कर रही थी। ठीक है, पृथक नहीं थी। इसमें 1944 की सर जोसेफ स्वास्थ्य सर्वे समिति का योगदान भी महत्वपूर्ण है, जो भारत में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कई चीज़ें भारत में लागू की गई। 1956 आज़ादी के बाद
चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में 1956 का योगदान है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। नया इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट आता है, इसके तहत जो है तो भारत में पीजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और चिकित्सा शिक्षा में पीजी कोर्स संचालन सबसे बड़ी इसकी देन है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि बेसिक के बाद जो पीजी होता है वो 1956 एक्ट के माध्यम से प्रसारित किया जाने लगा। इसी के माध्यम से इंडियन मेडिकल काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत में शिक्षा से संबंधित चिकित्सा शिक्षा से संबंधित विभिन्न नियंत्रण करेगा, सर्टिफिकेट प्रदान करेगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो डिसाइड करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई कि 12वीं बायोलॉजी करने के बाद कोई मेडिकल शिक्षा में जा पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टोर्स को, डिप्लोमा कोर्सेज को ऑथेंटिफिकेशन करना, ये आईएमसी के प्रमुख काम रहे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे। अभी 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लाया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की जाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा एमपी के संदर्भ में मेडिकल शिक्षा की बात हम लोग करें तो मध्य प्रदेश में 1946 में जब देश का 17वां मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ तो भारत में मध्य प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया ग्वालियर में, जो यूजी कॉलेज था, पीजी नहीं, ठीक है। तो पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ कहाँ? ग्वालियर में। ये बातें मेंस में पूछे या ना पूछे, लेकिन प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो प्री के बहुत सारे फैक्ट निकल कर आएंगे। तो ग्वालियर में देश का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ 1946 में, ठीक है। सॉरी, मध्य प्रदेश का पहला और देश का 17वां, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 1948 में मेडिकल कॉलेज इंदौर की स्थापना की गई। 1955 में भोपाल और जबलपुर में 2 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। 1961 में मध्य प्रदेश का पहला दंत चिकित्सालय खोला गया, ठीक है ना। 1963 में रीवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज है, मतलब स्वायत्त महाविद्यालय है, ठीक है। और 2009 में ग्वालियर में एक नया स्वायत्त महाविद्यालय खोला गया, ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज खोला गया, ठीक है। और 2011 में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना जबलपुर में हुई है। इस तरीके से वर्तमान में ये और 7 प्रक्रियाधीन है मेडिकल कॉलेज जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बन रहे हैं। कुछ की बाउंड्री बन गई है, कुछ दीवार खड़ी हो गई है और कुछ में प्रोसेस जारी है अभी, ठीक है। तो 7 और हो जाएंगे। इसको आप लोग वर्तमान स्थिति में भी लिख सकते हैं। यदि वर्तमान स्थिति की हम लोग बात करें तो भारत में कुल 499 मेडिकल कॉलेज अभी हैं, ठीक है, जिसमें से 245 सरकारी हैं और 254 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है ना, मतलब प्राइवेट हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें तो मेडिकल कॉलेज की संख्या लगभग 500 के आसपास है। कर्नाटक वो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा 47 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई है। तो ऐतिहासिक महत्व, वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक आप बात कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेडिकल कॉलेज का महत्व देखेंगे और इसमें जो समस्याएं आती है उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, महत्व समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि मेडिकल की शिक्षा क्यों दी जाती है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो चिकित्सीय शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे से उपचार हो सके। जब प्राचीन काल में चिकित्सा शिक्षा दी जा रही थी तो आज तो वर्तमान में इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त उपचार के लिए, नई बीमारियों के निदानात्मक उपाय के लिए, ठीक है ना, नई बीमारियों की शोध के लिए, मानव को बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है, तमाम ऐसी बातें आप लिख सकते हैं। 4-5 बातें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बाकी आप सोचेगा कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें चिकित्सा शिक्षा देने की ज़रूरत है। देखिए, एक व्यक्ति बीमार है तो इसकी समस्या को समझने के लिए हमें क्या शिक्षित होना पड़ेगा, इसकी बीमारी को समझने के लिए शिक्षित, इसको ठीक करने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। नई बीमारी आ रही है तो उसके प्रति अलर्टनेस या सजगता के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, ठीक है। फिर नई बीमारी के जो टीके खोज करना है उनके लिए हमें शोध करना पड़ेगा। जैसे कोविड-19 के लिए हमें टीका की ज़रूरत है तो कौन देगा? जब आप बेसिक बायोलॉजी, बेसिक मेडिकल साइंस पढ़े होंगे तब तो ये सब कर पाएंगे। तो ये इसका महत्व है। महत्व से ज़्यादा जो इस टॉपिक पर जोर जहाँ पर आपको देना है वो चिकित्सा शिक्षा से संबंधित समस्याएं और उस पर सुधार पे आपको फोकस करना है, ठीक है। यहाँ से 6 नंबर वाले प्रश्न, सॉरी अब तो 2020 में आएगा तो 5 नंबर वाले प्रश्न या तो फिर बड़े 11 नंबर वाले प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे कहाँ? चिकित्सा शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर। 2-3 समस्याएं कॉमन है सभी शिक्षा से रिलेटेड, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो कम कॉलेज हैं, दूसरी बात छात्र संख्या ज़्यादा है, छात्र ज़्यादा हैं तो इससे एक समस्या उत्पन्न होती है क्या कि बहुत सारे लोगों का एडमिशन नहीं होता है और एडमिशन के लिए कड़ी परीक्षा होती है और इस कड़ी परीक्षा से लोग पास नहीं हो पाते और जब पास नहीं हो पाते तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये भी एक समस्या ही है, ठीक है, इसको भी समझें। दूसरी चीज़, तीसरी एक जो कॉमन समस्या है सब में, वो है बुनियादी ढांचे की। बुनियादी ढांचा अवेलेबल नहीं है, मतलब जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? इससे ये समस्या हो रही है कि अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण
जो बच्चों की रुचि है पढ़ाई के प्रति वो नहीं विकसित हो पाती। दूसरी चीज़ इससे क्या हो रहा है, अच्छे लैब न होने के कारण शोध नहीं हो पाते और अच्छे से सीख नहीं पाते। तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि लैब मटेरियल्स ना होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जान तो जाते हैं कि ये है थ्योरेटिकल, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। जैसे मान लेते हैं कि कई बार ये भी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि प्रैक्टिकल के लिए पर्याप्त बॉडी भी नहीं मिल पाती है, ठीक है, क्योंकि लोग अंगदान नहीं करते, तो वो सीखना बाकी रह जाता है। तो ये इस प्रकार की कई तो समस्याएं होती हैं। इसकी पूर्ति कैसे करते हैं, इसकी पूर्ति डमी बॉडी से करते हैं, डमी से करते हैं, जो उतना अच्छा नहीं होता। तो ये तो बेसिक समस्याएँ हैं। कुछ और समस्याएँ हैं जिन पर हम लोग बात करते हैं चिकित्सा शिक्षा से रिलेटेड। इन सब के परिणाम स्वरूप हुआ क्या है कि भारत की जो चिकित्सा पद्धति है उसकी गुणवत्ता कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है, और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तो हो ही नहीं पा रही है। मतलब WHO के जो मानक हैं उसको हमारे चिकित्सा के विद्यार्थी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये तमाम समस्याओं के कारण आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में चिकित्सीय शिक्षा की गुणवत्ता कम क्यों है, या स्तरहीन चिकित्सीय शिक्षा के कारण क्या है, ठीक है। तो ये स्तरहीन हो गई है, स्तरहीन है, ठीक है। तो ये कारण है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक परीक्षा होती है नीट की, ठीक है, पहले PMT होता था, अलग अलग राज्यों का होता था, अब इसको यूनिटरी सिस्टम में कर दिया गया है। पूरे देश में एक परीक्षा एक सिलेबस, ठीक है ना। ये एक काम हुआ है इसमें जो सुधार की दिशा में हुआ है। पहले क्या होता था कि अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग मेडिकल परीक्षा होती थी, जिससे एक राज्य के डॉक्टर दूसरे राज्य में उतना बेहतर तरीके से नहीं काम कर सकते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि नीट का एग्ज़ाम हो गया, नीट क्वालिफाई करेंगे। हालांकि अभी भी डॉक्टर्स जो है वो आपका राज्य के नियंत्रण में ही काम करते हैं, लेकिन सिलेबस एक जैसा पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जहाँ सिलेबस एक जैसा नहीं हो पाया जी मेडिकल कॉलेजेस का, तो इसकी अभी ज़रूरत है। ये भी एक समस्या है कि पूरे देश के मेडिकल कॉलेजेस का सिलेबस एक जैसा नहीं है, और एक जैसा पाठ्यक्रम न होने का के कारण होता ये है कि एक डॉक्टर दूसरे राज्य में काम अच्छे से नहीं कर पाता, मतलब दूसरे राज्य में सेवा नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ऐसी तमाम समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो जो नीट का एग्ज़ाम होता है, ये नीट का एग्ज़ाम रटने पर आधारित है, पहली बात, ठीक है, याददाश्त पर आधारित है। कोई अच्छा रट कर जाएगा, कोई अच्छा मतलब दिमाग में रख के जाएगा तो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझने पर होता तो बहुत अच्छा ये हो जाता कि लोग बॉडी सिस्टम और बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स जो बायोलॉजी के साथ अटैच है वो समझ पाते अच्छे से। चलिए ये पास हो गए। इसके बाद वो क्या करते हैं, MBBS करते हैं। MBBS भी यही रटने और याददाश्त की परीक्षा है ये, ठीक। तो रटने और याददाश्त की परीक्षा होने के कारण ये यदि ना भी सीखें तो क्या करेंगे, परीक्षा पास कर लेंगे, मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे। और किसी जैसे ही MBBS क्वालिफाई हुए वैसे ही क्या करेंगे, किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो क्या होगा, इनके पास रटना था, याददाश्त थी, तो डॉक्टर तो बन गए, लेकिन व्यवहारिक या प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो पाता है। तो अच्छा स्किल्ड ना होने के कारण, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी क्षेत्र में, जैसे जिस क्षेत्र का मैं हूं वहाँ की यदि बात करूँ, रीवा, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पूरे भरे पड़े हैं, 500 के आसपास डॉक्टर होंगे हर क्षेत्र के, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रीवा के लोग नागपुर, इलाहाबाद, जबलपुर जैसे क्षेत्रों में उसी चीज़ के लिए क्यों जाते हैं। ये सोचने का विषय है कि हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ ब्रेन के डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं सर्जरी के डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी रोगियों का पलायन तय है कि वो नागपुर, इलाहाबाद, जबलपुर, दिल्ली, एम्स ढूंढने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ये गुणवत्ता नहीं है। वो गुणवत्ता नहीं है जो एक यहाँ बैठा डॉक्टर या बाहर से पढ़कर आया डॉक्टर दे सकता है। इंटरनेशनली नहीं जानते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक मर्ज के लिए, एक रोग के लिए 10 दवाई लिखेंगे तब भी ठीक नहीं होगा। बाहर आप देखेंगे क्या करेंगे, एक डॉक्टर जाएगा, नर्स 2-3 दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि एकदम डायरेक्ट जहाँ दवाई देनी चाहिए, जिस चीज़ की दवाई देनी चाहिए, वो कई बार पता ही नहीं होता है, प्रैक्टिकल ना होने के कारण। तो ऐसी समस्याएँ चिकित्सा शिक्षा से संबंधित हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की नहीं है, स्तरहीन हो गई। क्यों? क्योंकि रटने पर जोर देते हैं, सीखने पर जोर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो पास तो हो जाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल पे नहीं आ पाएंगे। इसीलिए ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत है मेडिकल शिक्षा को प्रैक्टिकल ज़्यादा बनाने की। सिलेबस भी ऐसा हो कि क्या हो, उद्देश्य आधारित हो, ऑब्जेक्टिव बेस हो। इसको एक सिस्टम में OSCE कहते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम्स होना चाहिए। ऐसी परीक्षा हो जो व्यवहार परक हो, मतलब करके सीखें फिर परीक्षा दें, पास हो जाएं। तो इस प्रकार की शिक्षा देने की ज़रूरत है, शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो इसकी कमी है। तो हम लोग बात कर रहे थे समस्याओं पर, वो सारी समस्याएं गुणवत्ता की कमी इस कारण से भी है, ठीक है ना। फिर क्या है, जो पढ़ाया जाने वाला सिलेबस है वो बैकडेटेड है, रोज़ उसमें संशोधन नहीं किया जा रहा है। मतलब एक टाइम होना चाहिए जब उसमें समीक्षा करके नए चीज़ों को डाल दें। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में यदि हम लोग आज भी 80-90 दशक की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अभी पीछे है। आज क्या परिवर्तन हुआ इम्यून सिस्टम को लेकर के, वो हमें सिखाने की ज़रूरत है। तो सिलेबस अपडेशन की समस्या है, ठीक है, उसको भी ठीक करना चाहिए। इसी प्रकार से ये सब करने के लिए एक अच्छा स्किल्ड टीचर चाहिए, है ना। वो स्किल्ड टीचर भी कम है, तो लैक ऑफ स्किल्ड टीचर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के जो कुछ
अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और कुछ बहुत जो अच्छा सीख सकते हैं वो बच्चे भी बाहर पढ़ने चले जाते हैं और वहीं नौकरी कर लेते हैं। तो ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है, बुद्धि के पलायन की जो समस्या है, उसको भी आप इसमें रख सकते हैं इसकी समस्याओं में। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो क्या कर रही हैं, जो मेडिकल शिक्षा को, भारतीय मेडिकल शिक्षा को स्तरहीन बना रही हैं, कम गुणवत्ता युक्त बना रही है, ठीक है ना। इसको सुधारा कैसे जाए भाई, सुधारा कैसे जाए? तो इसको सुधारने के लिए आपके पास उपाय होने चाहिए। तो आप ऐसा करिए, इन सारी कमियों को पूरा करने का एक सुझाव दे दीजिए, ठीक है ना। जैसा उधर लिखा है उसका विपरीत इधर लिख दीजिए। कम कॉलेज है तो ज़्यादा कॉलेज बढ़ाइए, कॉलेजों में सीट बढ़ाइए ताकि अच्छे लड़के और आप आएँ और डॉक्टरों की कमी पूरा हो जाए, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कीजिए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, लैब की अच्छी व्यवस्था कीजिए, परीक्षा को रटने की बजाय क्या बनाइए, व्यवहारिक बनाइए, सीखने पर जोर दीजिए, ठीक है ना। ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए जिससे मेडिकल के छात्रों की रुचि बढ़े, रुचि के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव जागे, सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव जागे। क्या है कि मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, MBBS की तैयारी कर रहा हूँ, यदि मेरे अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं मुझे अच्छा डॉक्टर बन के समाज में अच्छा काम करना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, ऐसा डॉक्टर बनना है जो रोगी को देखते ही समझ जाए कि हाँ इसकी क्या समस्या हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं किताबों में डूब जाऊँगा, शोध करूँगा, प्रैक्टिकल करूँगा, उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करूँगा। तो जब पढ़ने वालों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ें आ जाएंगी, उत्तरदायित्व चीज़ें आ जाएंगी, सामाजिक बोध आ जाएगा, तो क्या करेंगे, उनकी खुद की रुचि भी लगने लगेगी पढ़ने में और सीखने में, ठीक है। देखिए जब तक किसी की रुचि ना हो कि हमें खुद सीखना है, परीक्षा निकाल लेगा लेकिन वो सीख नहीं पाएगा। तो सीखने की बात तब आती है जब आपके अंदर उत्तरदायित्व का बोध होता है, जब आपके अंदर रुचि होती है, ठीक है। तो ये बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए जिससे मेडिकल शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, ठीक है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, टीचर फैकल्टी को इंप्रूव करना है, बढ़ाना है, अच्छे टीचर लाना है। हो सके तो हमें कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को भी बुलाने की प्रावधान होना चाहिए। आज इसमें डिजिटल एजुकेशन को जोड़ करके जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ है बाहर की, अमेरिका की, कनाडा की, रूस की, ब्रिटेन की, उनसे शिक्षा दिलवाना चाहिए। उनकी टीचिंग व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा हमें लर्निंग की प्रोसेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, सतत सीखने की क्रिया। जैसे एक बार जो MBBS हो गया वो हो गया, प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन सीखते नया कुछ नहीं है, शोध पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। तो हमें कंटिन्यूअस लर्निंग सिस्टम को डेवलप करना होगा, मतलब सीखने की सतत प्रक्रिया को उनके अंदर विकसित करना होगा, ठीक है। स्टूडेंट सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब ये बात यहाँ पे मैंने बता दी है कि विद्यार्थियों को अपने अंदर खुद से ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक। इसी के साथ साथ जो बिखरा हुआ कोर्स है, बिखरा हुआ एग्ज़ाम है, उसको हमें एकीकृत करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दे रहे हैं, उसी प्रकार से हमें एक भारत एक मेडिकल एजुकेशन एक कोर्स जैसे विषयों पर विचार करना होगा, ठीक है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति का। एक आम समस्या है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार के कारण भी हमारी मेडिकल एजुकेशन जो है वो बहुत पीछे जा रही है। सपोज दैट एक मेडिकल अधिकारी के पास पैसे आते हैं इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, लैब बनवाने के लिए, और वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट ना लाए और घटिया इंस्ट्रूमेंट ला कर रख दे, या इंस्ट्रूमेंट लाए ही ना और पैसा सारा गवन कर जाए, तो ये भी समस्या आती है। तो भ्रष्टाचार की भी समस्या है, तो इसको भी हमें कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए जो भ्रष्टाचार कम हो यहाँ भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोकायुक्त लोकपाल की अवधारणा को फोर्सली यहाँ भी लागू कराया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो जिसको करके चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट बात ये कि इससे क्या प्रश्न बनेंगे उनको भी देख लेते हैं। चिकित्सा शिक्षा क्या है, कमेंट लिखिए। एक बात, दूसरी बात, भारत में ये मान लीजिए 3 नंबर का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। भारत में चिकित्सा शिक्षा की समस्या क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है। भारत में चिकित्सा शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय सुझाइए, ठीक, कि समस्याओं को दूर करने के उपाय सुझाइए, या ऐसे लिख लीजिए, भारत की स्तरहीन चिकित्सा शिक्षा, स्तरहीन चिकित्सा शिक्षा के कारण बताइए। ये तमाम प्रश्न बन सकते हैं जिनको आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।